ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसराज ने अपनी आवाज़ और बुलंद करते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, क्या तुम जानते भी हो इस औरत से अपनी दुश्मनी उतारने के लिए वो अक्षय वर्मा क्या कर सकता है? रोहित हंसराज से कुछ कहने जा रहा था, तभी हंसराज ने इशारा करके रोहित को आगे बोलने से रोक लिया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं, और इतना तो जान चुके हो कि वह अक्षय वर्मा ने अपनी दुश्मनी मारवा खानदान पर उतारना शुरू कर दिया है। वह हमें नहीं छोड़ेगा। अगर हमें जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो कुछ ही दिनों में हम सब बर्बाद हो जाएंगे। चलो, मारवा खानदान के पैसों में मेरा कोई हिस्सा नहीं है और ना ही इस घर पर या फैमिली बिजनेस पर, मगर मुझे मेरे पापा के इतनी मेहनत से बनाई हुई हर चीज़ की बहुत कीमत है। मैं जानता हूँ उन्होंने कितनी मेहनत करके यह सब कुछ खड़ा किया है और इस तरह से मैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। हंसराज की यह सारी बातें सुनकर आयशा के चेहरे पर काफ़ी घबराहट नजर आने लगी। आयशा ने अटकती हुई आवाज़ में हंसराज से पूछा, क्या हुआ? क्या किया है उसने? आयशा की आवाज़ हंसराज के कानों पर पड़ते ही हंसराज ने एक जोर की चीख लगाते हुए आयशा से कहा, चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे किए की सज़ा अब मेरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। पता नहीं हुआ कौन सी घड़ी थी जब मेरे पिताजी ने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए चुना था। मैं जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम इस घर में, इस घर का सर्वनाश करने के लिए आई हो। और आज वह दिन आ गया है जब तुम्हारी वजह से मारवा खानदान की इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तुम तो अच्छी तरह से जानती थी कि वह कितना पावरफुल आदमी है। रोहित बच्चा है मगर तुम तो उसे अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारा बदला पूरा करने के लिए वह मेरे पूरे खानदान को मिटा देगा। जैसे जैसे हंसराज अपनी आवाज़ ऊंची कर रहा था, आयशा के चेहरे की घबराहट बढ़ती जा रही थी। आयशा मारवा ने फिर से अटकती हुई आवाज़ में हंसराज से कहा, क्या किया है उसने? जरा मुझे बताओ। हंसराज ने तेज सांसें लेते हुए रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तक तो तुम जान चुके होंगे कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर अचानक ही मार्केट के खुलते ही दुगुने दाम पर बिकने लगे हैं। आज सुबह मार्केट खुलते ही हमारा शेयर ऊपर सर्किट में चला गया है। इसका कारण क्या है यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपने जेब में डाल दिए और बड़े ही रिलैक्स होकर हंसराज की बात सुनता रहा। रोहित के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पता था, मगर फिर भी उसे घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। हंसराज मारवा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उस अक्षय वर्मा ने मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के ज़्यादातर शेयर मार्केट से उठाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे शेयर के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्दी वह हमारी कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा। हमारे कंपनी में जिन जिन इन्वेस्टरों ने शेयर खरीदे हैं उन सब के पास दोगुने दामों में उसने शेयर खरीदना शुरू कर दिया है। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। उसका परिवार दुनिया की इकोनॉमी हैंडल कर सकता है, उतना पावरफुल है। ना उसके पास कैश की कमी है और ना ही प्रॉपर्टी की। अरे, हमारी पूरी प्रॉपर्टी मिलाकर जितना कैश हम जमा कर सकते हैं उतना कैश तो हर महीने वह अपने अकाउंट में जमा करवाता होगा। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि कितनी जल्दी वह पूरी की पूरी मारवा इंडस्ट्रीज अपने नाम करवा सकता है। हम चाह कर भी हमारे शेयर बाई बैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि शेयर का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में हमारे शेयर की कीमत बाजार में कम से कम 10 गुना हो जाएगी। हमारे लिए हमारे सारे शेयर्स को बाई बैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा और यह सब कुछ तुम अच्छी तरह से जानते हो, मगर फिर भी खामोश खड़े हो यहाँ। और यह सब कुछ इस औरत की वजह से हुआ है जो इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ी है। कहा था न, मैंने तुमसे आयशा कि एक दिन तुम हमारे बेटे की बर्बादी का कारण बनोगी, और आज वह दिन आ गया है। अब तुम्हारी वजह से मेरा बेटा और मेरा पूरा परिवार बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है।
इसके बाद लंबी सांस लेते हुए हंसराज ने रोहित की ओर देखकर कहा, देखो, समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि वह कितना पावरफुल है। क्या तुमने कभी इंपीरियल ग्रुप का नाम सुना है? कुछ 10 से 12 लोग हैं जो इस ग्रुप के मेंबर हैं, और यह 10-12 लोगों पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने काबू में रखते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अक्षय वर्मा उस ग्रुप का मेंबर है। वह लोग बहुत ताकतवर लोग हैं। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। अब अपने आप को और मारवा को बचाने का तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। रोहित बड़े ही शांति से हंसराज की हर बात सुन रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर हंसराज क्या प्लानिंग करके उसके घर आया था। हंसराज ने रोहित से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा। मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहूँगा। तुम आयशा को फिर से घर लेकर आए हो, यह बात अब तक सभी लोग को पता चल चुकी है, और सब लोग यह भी जान चुके हैं कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। तुम्हारे ताऊ जी ने तो परिवार के बाकी लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़का भी दिया है। सभी लोग चाहते हैं कि तुम मारवा खानदान के हेड की पोजीशन से नीचे उतर जाओ, मगर मैं अपने जीते जी यह होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इन सब से बचने का सिर्फ तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। आयशा को मारवा हाउस से निकाल दो, या फिर उसे अक्षय वर्मा के हवाले कर दो। यही एक रास्ता है अक्षय के गुस्से को शांत करने का, वरना आने वाले कुछ ही दिनों में मारवा खानदान और मारवा इंडस्ट्रीज का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा। आयशा को अब हंसराज की हर बात तीर की तरह चुभने लगी थी। आयशा मारवा मन ही मन अपने आप को रोहित का गुनहगार मानने लगी थी। आयशा मारवा समझ चुकी थी कि यह सब कुछ उनकी वजह से हो रहा था। रोहित और मारवा खानदान ने इतने खतरनाक आदमी को अपना दुश्मन बना लिया था, तो सिर्फ और सिर्फ आयशा की वजह से। आयशा ने यह कभी नहीं चाहा था कि उसकी वजह से रोहित और मारवा खानदान पर किसी भी तरह की मुसीबत आए, और इसलिए आयशा मारवा ने 20 सालों तक अपने ही बेटे को अपने आप से अलग कर दिया था। मगर आज इतने सालों बाद आयशा को ऐसा लग रहा था जैसे उसने रोहित को सब कुछ सच सच बताकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, और अब उस गलती की सज़ा रोहित और रोहित मारवा को उठानी होगी। रोहित ने आयशा की नज़रों में पछतावा पढ़ लिया था। इससे पहले कि हंसराज आयशा को और जलील करने की कोशिश करता, रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए हंसराज को आगे बोलने से रोक लिया और कहा, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ माँ की वजह से हो रहा है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। मारवा खानदान को अगर किसी से खतरा है तो वह आप है, माँ नहीं। रोहित को इस तरह बात करते हुए देखकर हंसराज शौक हो गए। वह फटी हुई आंखों से रोहित की ओर देखने लगे। आयशा भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसमें हंसराज मारवा का क्या दोष था। कॉलेज के दिनों में अक्षय वर्मा उर्फ परम को आयशा की वजह से इमोशनल चोट पहुंची थी, जिसका बदला वह अब पूरे मारवा खानदान से लेना चाहता था। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको सचमुच अपने परिवार की और अपने बेटे की इतनी ही पड़ी होती तो आपने 20 साल पहले अपने ही बेटे की किडनैपिंग में अक्षय वर्मा का साथ नहीं दिया होता। रोहित की यह बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हंसराज फटी हुई आंखों से रोहित की ओर देखने लगा। हंसराज ने अटकती हुई आवाज़ में रोहित से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा किडनैपिंग क्यों करवाऊंगा? रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर बड़ी ही कैजुअली इस बात का जवाब देते हुए कहा, अच्छा हुआ आपने ही सवाल पूछ लिया। चलिए अब मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके इस सवाल का बाकी लोगों को जवाब दे सकूं, क्योंकि सवाल का जवाब आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। हंसराज के चेहरे पर अब घबराहट साफ नजर आने लगी थी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सालों पहले जब अक्षय वर्मा आपके घर आकर आपके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बातें किया करता था, तब आप अच्छी तरह से जानते थे कि वह जिस लड़की को धोखेबाज कह रहा था वह लड़की और कोई नहीं बल्कि आपकी बीबी आयशा मारवा थी। रोहित की बात सुनकर हंसराज के होश उड़ गए। खुद आयशा भी यह बात नहीं जानती थी कि उस वक्त हंसराज को यह बात पता था
कि अक्षय वर्मा अपनी जिस एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था वह एक्स गर्लफ्रेंड आयशा ही थी। यह बात हंसराज जानता था। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इसके बाद आने वाले कुछ सालों में मारवा खानदान की पोजीशन मार्केट में कुछ ढीली पड़ने लगी। किसी भी वक्त गुलेरिया परिवार और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पछाड़कर नंबर 1 पोजीशन हासिल करने की कगार पर थी। क्या यह बात सच है? रोहित की बातें सुनकर अब हंसराज के चेहरे पर घबराहट बढ़ने लगी थी, मगर रोहित की बात का जवाब देते हुए हंसराज ने कहा, हाँ, यह सच है, क्योंकि करण गुलेरिया मुझसे बेहतर बिजनेसमैन है। बिजनेस की सूझबूझ शायद उस वक्त करण गुलेरिया में मुझसे कई ज़्यादा बेहतर थी। मैं मानता हूँ कि मैं बिजनेस में इतना टैलेंटेड नहीं था और इसलिए यह सब कुछ हुआ, मगर इस बात का आयशा और परम के संबंध के साथ क्या कनेक्शन है? रोहित ने अपने एक हाथ के इशारे से हंसराज को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, सब कुछ समझाता हूँ, पहले मेरी कहानी पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा, मुझे यह बताइए कि दादाजी ने उस वक्त आप ही को हेड ऑफ द कंपनी क्यों चुना था? क्योंकि मारवा खानदान में इस तरह का कोई रिवाज है नहीं। घर का सबसे बड़ा बेटा हेड की कुर्सी पर बैठेगा और फिर आपके भाई यानी कि मेरे सारे चाचा जी आपकी कुर्सी पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर फिर भी दादाजी ने आप ही को चुना था। रोहित का यह सवाल सुनकर हंसराज के चेहरे पर रंग उड़ गया था। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, चलिए एक और बात पर गौर करते हैं। जिस वक्त करण गुलेरिया ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी की बागडोर अपने हाथों में ली थी, उस वक्त वो इमोशनली एक काफ़ी दर्दनाक परिस्थिति से गुजर रहे थे। स्वाति मल्होत्रा के चले जाने के बाद वह पूरी तरह से टूट चुके थे। यहाँ तक कि वह तो अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करने के बारे में सोच चुके थे। अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे के नाम करके वह हमेशा हमेशा के लिए हर चीज़ से दूर हो जाना चाहते थे। अगर अनिका उनकी ज़िंदगी में ना आई होती तो शायद उन्होंने आकाश को गोद लेकर सब कुछ आकाश के नाम कर दिया होता। फिर भी यह कैसे हो सकता था कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से आगे निकल जाए? और अगर यह बात सच है कि आप में बिजनेस करने की सूझबूझ नहीं है, तो फिर ज़रा मुझे बताइए कि मारवा खानदान के पास मदद की कोई उम्मीद के बिना भी आपने अमेरिका में जाकर इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर लिया? अगर आप में बिजनेस की सूझबूझ ना होती तो यह सब कुछ तो नहीं कर पाते। रोहित के मुंह से यह सब बात सुनते ही हंसराज के कदम लड़खड़ाने लगे। रोहित ने इसके बाद जो पूछा उससे हंसराज के होश उड़ गए। रोहित ने हंसराज से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं यह सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ था? माँ को धोखा देकर देविका आंटी के साथ रिश्ता बनाने वाली बात भी इसी प्लान की हिस्सा थी। रोहित ने बचपन से ही अपने परिवार के कॉम्प्लिकेशंस को अच्छी तरह समझने की कोशिश की थी। जब उसने अपने पापा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, तब उसे यह पता चला था कि जवानी के दिनों में उसके पापा काफ़ी दिल फेंक और आयास इंसान हुआ करते थे। मगर फिर भी दादाजी ने रोहित के पापा को ही मारवा इंडस्ट्रीज का हेड चुना था। रोहित को धीरे धीरे इस बात का भी एहसास हुआ था कि लोग अक्सर यह कहते रहते थे कि हंसराज में बिजनेस करने की कोई क्षमता नहीं थी। हंसराज के अंदर वह टैलेंट ही नहीं थी जो मारवा खानदान को विरासत में मिलती थी। लेकिन रोहित यह जान चुका था कि यह सब कुछ बात बिल्कुल गलत थी। अगर ऐसा होता तो अमेरिका में जाने के बाद हंसराज ने अपने ही बलबूते पर इतना बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा किया होता। रोहित अक्सर यह भी सोचता रहता था कि रोहित के दादा और दादी किस किस्म के माँ बाप थे। भले ही हंसराज ने अपनी बीवी को धोखा दिया था और किसी और औरत के साथ रिश्ता बना लिया था, मगर रोहित अपने दादा दादी को अच्छी तरह से जानता था। इसलिए रोहित यह समझने में हमेशा से नाकाम रहा था कि आखिर क्यों उन्होंने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया था और अपने 5 साल की पोती को इतनी कम उम्र में परिवार का अगला मुखिया डिक्लेयर कर दिया था। यह सारी बातें बचपन से ही रोहित के समझ के बाहर थी। वह जानता था कि जरूर कोई ऐसा राज था जो वह नहीं जानता था। रोहित ने इतने सालों में कई बार इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की थी, मगर हमेशा ही रोहित के हाथ निराशा लगी थी।
मगर जब आयशा ने रोहित को सब सच्चाई बताई, तब धीरे धीरे रोहित इस पहेली के हर पहलू को एक साथ जोड़ने लगा। हंसराज और देविका के देश छोड़कर जाने से लेकर उसके वापस आने तक की हर कड़ियाँ जब रोहित ने जोड़कर देखी, तब धीरे धीरे उसे अपने परिवार की वह सच्चाई पता चली, जो जानने के बाद मारवा खानदान के प्रति रोहित का आदर और रिस्पेक्ट हमेशा के लिए खत्म हो गया। रोहित जान चुका था कि जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ एक अरेंजमेंट था, जो उसके दादाजी और हंसराज के बीच हुआ था। रोहित के दादाजी और हंसराज यह जान चुके थे कि अक्षय वर्मा उर्फ परम अपना बदला लेने के लिए मारवा खानदान के बिजनेस को धीरे धीरे चोट पहुंचा रहा था, और वह यह भी जान चुके थे कि अक्षय वर्मा का खानदान काफ़ी पावरफुल था। मारवा खानदान चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। रोहित के दादाजी ने मारवा खानदान का पुश्तैनी बिजनेस अपनी जान से भी ज़्यादा संभाला था, और वह किसी भी कीमत पर इस बिजनेस को अपनी आंखों के सामने ख़त्म होते नहीं देख सकते थे। मारवा खानदान की इज्जत और प्रतिष्ठा रोहित के दादाजी के लिए सब कुछ थे। इसलिए उन दिनों रोहित के दादाजी और हंसराज ने ही जानबूझकर यह सारी प्लानिंग की थी। वह जानते थे कि अगर आयशा को मारवा खानदान से अगर दूर कर दिया जाए तो किसी न किसी तरह अक्षय वर्मा समझ लेगा कि उसका बदला पूरा हो गया था। इसलिए हंसराज ने जानबूझकर देविका के साथ अफेयर किया और जानबूझकर अफेयर के सारे सबूत आयशा के सामने रख दिए। रोहित के दादाजी ने भी बड़ी ही आसानी से हंसराज को जायदाद से और मारवा खानदान से बेदखल कर दिया, ताकि वह रोहित को मारवा खानदान की निगरानी में रख सके। और वह यह भी अच्छी तरह जानते थे कि यह छोटे बच्चे को एक माँ की कितनी ज़रूरत होती थी। आयशा के साथ डिवोर्स लेने के बावजूद अक्षय वर्मा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। जब ऐसा कुछ दिनों के लिए रोहित को मारवा हाउस में रखकर अपनी ज़िंदगी में आए इतने बड़े तूफान को शांत करने के लिए विदेश गई थी, वहाँ उसकी मुलाकात अपने पुराने आशिक परम के साथ हुई। मगर उस वक्त अक्षय वर्मा को यह एहसास हुआ कि चाहे हंसराज आयशा की ज़िंदगी से दूर जा चुका था, मगर आयशा कभी भी अक्षय वर्मा की ज़िंदगी में वापस नहीं आने वाली थी। इसलिए अक्षय ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की। अक्षय ने आयशा की ज़िंदगी की सबसे चहेती चीज़ यानी कि उसका बेटा रोहित को उससे दूर करने का फैसला कर लिया। रोहित की किडनैपिंग हुई। मारवा खानदान उस वक्त भी दिल्ली में काफ़ी पावरफुल था, मगर वह जानते थे कि रोहित की किडनैपिंग किसने की थी, इसलिए वह लोग बिल्कुल शांत रहे। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी जब रोहित का कोई अता पता नहीं लगा, तब आयशा ने मजबूरन गुलेरिया परिवार के सामने मदद की भीख मांगी। मगर कई घंटे बीत चुके थे, इसलिए करण गुलेरिया भी आयशा की कोई मदद नहीं कर पाए थे। अक्षय वर्मा ने आयशा के साथ एक बहुत बड़ा नाटक खेला। अक्षय वर्मा ने आयशा को यह जताया कि रोहित को मौत के मुंह से उसने बचाया है। आयशा हमेशा के लिए अक्षय वर्मा की कर्जदार बन गई। इसके बाद अक्षय वर्मा ने आयशा की दुखती नस पर हाथ रख दिया। अक्षय वर्मा ने आयशा को हमेशा के लिए अपने बेटे से दूर रहने की सज़ा सुना दी। मगर कहीं न कहीं रोहित के दादाजी इस बात को लेकर भी काफ़ी आश्वस्त थे कि भले ही आयशा हमेशा के लिए अपने बेटे से दूर हो जाए, मगर मारवा खानदान का वारिस मारवा खानदान की निगरानी में रहेगा और भविष्य में मारवा खानदान की वागडोर अपने हाथ में बड़ी ही आसानी से ले लेगा। हंसराज और रोहित के दादाजी ने सोचा था कि कभी न कभी आयशा अपने पुराने प्रेमी परम यानी कि अक्षय वर्मा के साथ मिल जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आयशा ने परम को कई सालों पहले ही अपने दिल से मिटा दिया था। आयशा अब सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे रोहित के लिए जिंदा थी। आयशा ने अकेले ही जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था, मगर इन सब में मारवा खानदान का एक फायदा हुआ था। उन्हें अपना वारिस मिल गया था और अक्षय वर्मा के गुस्से से छुटकारा। दादाजी ने भले ही हंसराज मारवा को जायदाद और कंपनी से बेदखल कर दिया था, मगर उन्होंने एक बाप होने का फर्ज अच्छी तरह निभाया था। भले ही लोगों की नज़रों में हंसराज एक फूटी कौड़ी के लिए बिना ही मारवा हाउस से निकल गए थे, मगर चोरी चुपके रोहित के दादाजी ने हंसराज मारवा को अमेरिका में अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा फंड भिजवाया था। इन सारी बातों से यह बात साबित होती थी कि जो आयशा अपने आप को रोहित और मारवा खानदान की बर्बादी का कारण समझ रही थी,
दरअसल उस आयशा मारवा का तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि किसी तरह मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को डूबने से बचाया जा सके। जब रोहित ने यह सारी बातें आयशा और हंसराज के सामने कही, तब दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक ही आयशा के लिए अपनी बीती हुई पूरी जिंदगी बेमानी हो गई। आयशा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ हंसराज ने इतना बड़ा धोखा किया था। हैरान आयशा ने अपना सर झुका लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह आज तक वो जिंदगी जीती आ रही थी, उस जिंदगी को किस तरह से देखे। और जब पिछली जिंदगी ही इतनी भयानक लगने लगी तो आयशा को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी जिंदगी को आगे किस तरह से ले जाए। वो जिस मोड़ पर खड़ी थी, वहां पीछे देखने पर उन्हें इस बात का एहसास होता था कि पीछे कोई रास्ता ही नहीं था और आगे जाने के लिए खुला मैदान था, जिसमें ना तो कोई राह नजर आती थी और ना ही कोई मंजिल। हंसराज ने रोहित की सारी दलील सुनने के बाद फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, यह सब तुम कैसे कह सकते हो? इन सब बातों का क्या सबूत है तुम्हारे पास? रोहित ने हंसराज की बात का जवाब देते हुए कहा, सबसे बड़ा सबूत तो देविका जी हैं, जिन्होंने उस दिन मेरे सामने आकर मुझसे कहा था कि मैं उन्हें अपनी मां कहकर बुलाऊं। भले ही मेरी किडनैपिंग अक्षय वर्मा के कहने पर हुई थी, मगर देविका जी के बिना मेरी किडनैपिंग होना काफ़ी मुश्किल था। हंसराज ने रोहित की बात सुनकर अपना सर नीचे झुका लिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद दोनों धीरे धीरे अपना सर उठाया। रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो ठीक है, तुम अपनी मां को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मारवा खानदान का असली वारिस वापस आ गया है। आज से मारवा खानदान और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर मेरे हाथ में होगी। हंसराज की यह बात सुनकर खुद रोहित भी चौंक गया। हंसराज ने अब बड़ी ही धीमी आवाज में रोहित से कहा, देखो, ज़्यादा चौंको मत। अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है, तो तुम यह भी जान लो कि मेरे पिताजी मुझसे कितना प्यार करते थे। तुम सारी हकीकत जान चुके हो, तो कुछ और हकीकत तुम्हें बता दूं, ताकि तुम्हारे मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मेरे पिताजी ने अपने नाम के सारे शेयर मेरे नाम ट्रांसफ़र किए थे। मरने के बाद कंपनी में पिताजी का जो हिस्सा था वह उन्होंने मेरे नाम कर दिया था, और उस लिहाज से अब इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। तुम्हें अगर अपनी माँ इतनी ही प्यारी है तो अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि आयशा का पुराना आशिक अपना बदला पूरा करने के लिए मेरे परिवार को बर्बाद कर दे। जब घर के बाकी सदस्यों ने सुना कि नीचे हॉल में हंसराज आए थे, तो सब लोग एक के बाद एक नीचे हॉल में इकट्ठा होने लगे थे। हंसराज की बात सुनकर सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे थे। 20 साल पहले हंसराज और रोहित के दादाजी के बीच जो भी प्लानिंग हुई थी, उसका किस्सा उन दोनों ने घर के किसी और मेंबर को नहीं बनाया था। इसलिए यह सारी बातें इतने सालों बाद सुनकर सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा घर दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग रोहित को सपोर्ट करना चाहते थे, तो कुछ लोग आज भी हंसराज को सपोर्ट कर रहे थे। लोगों को इस तरह कन्फ्यूजन में देखकर हंसराज ने अपने कोट की जेब से एक दस्तावेज निकाले और रोहित की ओर देखकर कहा, यह रहा पिताजी का बिल, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उनके मरने के बाद उनके हिस्से के सारे शेयर मेरे नाम कर दिया जाए, और उनके हिस्से में कंपनी के 25% शेयर थे, जो मारवा खानदान के किसी भी और सदस्य से कई ज़्यादा हैं। और इस बिल के मुताबिक आज मैं कंपनी के 25% शेयर का मालिक हूँ, और सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड मैं अपने आप को ऑटोमेटिकली चुन सकता हूँ। बिजनेस की इतनी बारीकियाँ तो तुम अब तक जान ही चुके होगे। रोहित, भले ही तुम मेरे बेटे हो, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे तुम्हें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। रोहित खुद इस वक्त हंसराज की बातें सुनकर काफ़ी हैरान था। तभी पंकज मारवा ने हंसराज मारवा के हाथों से वो डॉक्यूमेंट लेकर पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तक बड़ी बारीकी से उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद पंकज ने बाकी सारे लोगों के सामने उस डॉक्यूमेंट को दिखाते हुए कहा, यह तो पिताजी का बिल है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उनके हिस्से के सारे शेयर उनके सबसे बड़े बेटे हंसराज के नाम कर दिए जाएं। इसका मतलब तो साफ है, अगर हंसराज यह चाहते हैं
कि कंपनी की हेड की कुर्सी पर वह बैठे तो उन्हें हम में से कोई नहीं रोक सकता। पंकज की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान होकर आपस में बातें करने लगे। रोहित के कुछ सपोर्टर्स रोहित की तरफ से बोलते हुए हंसराज से कहा, जब दादाजी का स्वर्गवास हुआ था तब उन्होंने हम सबको यह इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उनके मरने के बाद कंपनी की बागडोर रोहित के हाथों में सौंपी जाए। उस लिहाज से कंपनी और मारवा खानदान के हेड की पोजीशन पर रोहित मारवा को ही होना चाहिए, क्योंकि यही दादाजी की आखिरी इच्छा थी। तभी पंकज ने वह बिल दिखाते हुए कहा, पिताजी की आखिरी इच्छा क्या थी वह इस कागजात में अच्छी तरह से लिखा है और कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं है। यह बात तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कानूनी तौर पर हंसराज भैया इस बिल के जरिए हमारे खानदान और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड की पोजीशन बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। और फिर आप लोगों को इतनी हैरानी क्यों हो रही है? अब बड़े भैया वापस लौट चुके हैं तो उन्हें उनकी पुरानी पोजीशन वापस करने में हर्ज ही क्या है? रोहित उनका बेटा है। कुर्सी के लिए क्या इस तरह का बर्ताव करना रोहित को शोभा देता है? तभी रोहित को सपोर्ट करने वाले एक रिश्तेदार ने कहा, मगर क्या सबूत है कि यह बिल असली है? तभी अचानक ही हॉल के कोने से दादी माँ की आवाज़ आई। सबके कानों पर दादी माँ की आवाज़ पड़ी। दादी माँ ने कहा, इसका फैसला मैं करूँगी। अनिका एलेक्जेंडर के रूम के बाहर सेकेंड फ्लोर पर खड़ी हुई नीचे हॉल में जो कुछ भी चल रहा था वह सब कुछ देख और सुन पा रही थी। अनिका जानती थी कि मारवा हाउस के सभी मेंबर्स काफ़ी पॉलिटिकल थे, मगर वह यह नहीं जानती थी कि जिस दादी माँ ने रोहित को एक माँ बनकर इतने सालों पाला था, वही दादी माँ खुद भी फैमिली के बाकी कई लोगों की तरह रोहित के खिलाफ इतने सालों से प्लानिंग कर रही थी। रोहित को इस वक्त अकेला खड़ा देखकर अनिका को रोहित पर बहुत तरस आ रहा था, मगर वह जानती थी कि मारवा खानदान के पर्सनल मैटर्स में दखलंदाजी करना इस वक्त सही नहीं होगा। इसलिए अनिका चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी नीचे चल रहा तमाशा देख रही थी। रोहित के ठीक बगल में खड़ी आयशा अपने इमोशंस को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दादी माँ ने जब रोहित के खिलाफ बोलना पसंद किया तो आयशा पूरी तरह से टूट चुकी थी। आयशा अपने आप पर कोई भी इल्ज़ाम ले सकती थी। मारवा खानदान के सभी लोगों की दुश्मनी आयशा ने इतने सालों अकेले ही छेड़ी थी, मगर जब बात आयशा के बेटे पर आई तब वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मारवा परिवार अपने ही वारिस के खिलाफ कैसे इस तरह की प्लानिंग कर सकते थे। आयशा अब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब उसने अपनी मुट्ठी कसी और तेजी से हंसराज के पास चली गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कह पाता, हंसराज के चेहरे पर आयशा ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि हंसराज अपनी जगह से 2 कदम पीछे चले गए। आयशा ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर हंसराज के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। अनिका जो ऊपर खड़ी सब कुछ अच्छी तरह से देख रही थी, उसने एक बात नोटिस की कि हंसराज चाहते तो आयशा के थप्पड़ से बच सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता होते हुए भी जानबूझकर आयशा के हाथों थप्पड़ खाना पसंद किया था। आयशा ने हंसराज की ओर देखकर कहा, किस तरह के आदमी हो तुम? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि न सिर्फ तुम मेरे दुश्मन थे, बल्कि मन ही मन अपने बेटे के खिलाफ ही जहर भरा था तुम्हारे मन में। किस तरह के बाप हो तुम? अपने ही बेटे के खिलाफ इस तरह की प्लानिंग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हंसराज ने अपनी झुकी हुई नजरें उठाकर आयशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, शर्म तो मुझे सचमुच बहुत आती है। 20 साल पहले भी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाया और आज भी तुम्हें अपने साथ रखने में मैं असमर्थ हूँ। मुझे बहुत घिन आती है अपने आप पर जब मैं यह सोचता हूँ कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। तुमने दुश्मनी एक ऐसे पावरफुल इंसान के साथ ले ली है जिसके साथ लड़ना मेरे बस में नहीं है। हंसराज की आंखों में शर्म के साथ साथ पछतावा भी साफ नजर आ रहा था। हंसराज ने भी जानबूझकर आयशा को धोखा देने की प्लानिंग की थी। असलियत में हंसराज आयशा से बेहद प्यार करते थे। कॉलेज के दिनों से ही हंसराज आयशा को काफ़ी पसंद करते थे, मगर कॉलेज पूरी होने के बाद
करण गुलेरिया के साथ हंसराज मारवा एक कंपटीशन में पड़ गए थे। कौन ज़्यादा ताकतवर बिजनेसमैन है? हंसराज जानते थे करण गुलेरिया स्वाति के से प्यार करते थे और इसीलिए स्वाति को अपनाने के लिए हंसराज ने जमीन आसमान एक कर दिए थे। लोगों को लगने लगा था कि हंसराज स्वाति से बेहद प्यार करते थे, मगर असलियत में वह मन ही मन प्यार तो सिर्फ आयशा से ही करते थे। स्वाति को अपनाना उनकी जिद थी। वक्त बीतता चला गया। स्वाति ने करण गुलेरिया को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। इसके बाद हंसराज ने आयशा को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। शादी के बाद आयशा ने हंसराज से कह दिया था कि वह कॉलेज के ज़माने में किसी से प्यार करती थी और आयशा ने हंसराज के साथ जो शादी की थी वह सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर में आकर की थी। आयशा को हंसराज के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, मगर हंसराज सब कुछ चुपचाप सहन करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि आज नहीं तो कल उनका रिश्ता समझौते से आगे बढ़कर प्यार में जरूर बदल जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और किस्मत ने एक ऐसी करवट बदली कि हंसराज और आयशा की पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह कॉलेज का मासूम सा भोला भाला दिखने वाला लड़का दुनिया के सबसे ताकतवर परिवार का वारिस निकला और वह अब अपने प्यार को वापस हासिल करने के लिए मारवा खानदान को बर्बाद करने पर उतर आया था। इस बात के बाद हंसराज हमेशा ही अपने आप को कोसता रहा। आयशा से हंसराज ने प्यार किया था और अब आयशा की वजह से पूरे के पूरे मारवा खानदान पर मुसीबत मंडरा रही थी। हंसराज ने सोच लिया था कि वह किसी भी हालत में आयशा को अपने आप से अलग कर देगा और इसीलिए एक प्लानिंग के तहत हंसराज ने देविका से प्यार करने का नाटक किया और आयशा से डिवोर्स लेकर दूर चला गया। हंसराज ने सोचा था कि अगर आयशा को रोहित से अलग करने के बाद अक्षय वर्मा हमेशा हमेशा के लिए आयशा को अपने साथ लेकर चला जाए तो वह यह समझेगा कि अपने प्यार को दफन करके उसने अपने बेटे और परिवार की हिफाजत अक्षय वर्मा से मांग ली थी। मगर आयशा ने अक्षय वर्मा को ठुकराकर अकेले ही जिंदगी बिताने का फैसला किया। आयशा ने जब अकेले रहने का फैसला किया तो हंसराज ने भी घर वापस कभी नहीं आने का फैसला कर लिया था। मगर आयशा ने अक्षय वर्मा का करार तोड़कर उसके गुस्से को फिर से जगा दिया था और अक्षय वर्मा फिर से मारवा खानदान के खून का प्यासा हो गया था। हंसराज ने आयशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, 20 साल तुमने अकेले शहर के बाहर उस विला में गुजारे थे। मुझे लगा तुम्हें अब अकेले जीने की आदत हो चुकी होगी। वैसे मैं तुम्हारे बिना जीने का आदी हो चुका था, मगर अपने बेटे के प्यार के सामने 20 साल बाद तुमने घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से न सिर्फ तुम्हारे बेटे पर बल्कि पूरे मारवा खानदान पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम क्या समझती हो मैं अपने बेटे का दुश्मन हूँ? यह सब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता। 20 साल तुम्हें रोहित से दूर रखकर मैंने अपने खानदान को सिक्योरिटी दी थी और आज तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। हंसराज के मुंह से सच्चाई सुनकर रोहित और आयशा दोनों के होश उड़ गए। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसराज की इस पूरी प्लानिंग को किस नज़रिए से देखे। आयशा ने एक लंबी सांस लेते हुए हंसराज से कहा, अगर यह सब कुछ सच है तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं खुशी खुशी रोहित से दूर हो जाती, मगर एक छोटे से बच्चे को अपनी माँ से और अपने बाप से दूर रखकर तुम्हें क्या मिला? इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली तुम लोगों ने, तुम्हें शर्म भी नहीं आई? तुम इतने कमज़ोर थे तो फिर तुम्हें मुझसे शादी ही क्यों की थी? इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकते थे मगर उस अक्षय वर्मा की चंगुल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सोच सकते थे? इस बार हंसराज ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, रास्ता तो है, आज भी एक रास्ता है जिससे यह सब कुछ शांत हो जाएगा। रोहित और आयशा बड़े ही ध्यान से हंसराज की बात सुन रहे थे। हंसराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, अगर तुम अक्षय वर्मा के पास हमेशा के लिए चली जाओ तो हो सकता है कि वह हम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। हमारा खानदान को और रोहित को वह अपना दुश्मन नहीं समझेगा। अगर तुम उन लोगों के पास चली जाओ तो रोहित बड़े ही आराम से फिर से अपने मारवा खानदान के हेड की पोजीशन पर बैठकर पहले की तरह ही बिजनेस को और परिवार को चला पाएगा। रोहित को अपने बाप की कहे पर घिन आ रही थी। रोहित ने हंसराज को बीच में ही रोकते हुए कहा, इस तरह की घटिया बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? यह कभी नहीं हो सकता।
हंसराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तक आयशा अक्षय वर्मा के पास नहीं जाती तब तक यह सब कुछ रुकेगा नहीं। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए कंपनी की हेड की पोजीशन पर आज से मैं बैठूंगा। जो कुछ भी करना है वह मैं करूंगा। तुम्हें इन सब बातों से दूर रहना होगा। इससे पहले कि रोहित इस बात का कुछ रिएक्शन दे पाता, दादी माँ लीला का सहारा लेते हुए धीरे धीरे चलकर रोहित के पास आईं और रोहित से कहने लगी, रोहित, मैंने पूरी जिंदगी तुमसे बहुत प्यार किया है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद मैंने ही तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की है। जरा समझने की कोशिश करो, यह सब कुछ तुम्हारी माँ आयशा की वजह से हुआ है। वह आदमी हम सबको बर्बाद कर देगा। आज से 20 साल पहले की यह करने में वो कामयाब हो चुका था। अगर तुम्हारी माँ को उसके पास नहीं भेजा गया होता तो वह अपना गुस्सा हम सब पर उतारेगा। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर मेरे लिए सबसे ऊपर मारवा खानदान की इज्जत, आबरू और प्रतिष्ठा है। इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वैसे भी 20 साल तक तुम अपनी माँ के बिना ही रहे हो। तुम्हारी माँ पहले उस आदमी से प्यार करती थी। वह आदमी तुम्हारी माँ को खुश रखेगा, और क्या पता शायद तुम्हारी माँ के दिल में भी यही हो। रोहित अपनी दादी माँ की और कोई बात नहीं सुनना चाहता था, मगर रोहित के संस्कार दादी माँ को पलटकर जवाब देने से रोक रहे थे। दादी माँ ने रोहित से कहा, बेटा मेरी बात मान जाओ, भेज दो तुम्हारी माँ को उस आदमी के पास और झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। मारवा खानदान हमेशा से सर उठाकर जिया है। इस औरत की वजह से हम सबका सर झुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे दादाजी के गुजरने के बाद मारवा खानदान की इज्जत और आबरू पर कोई दाग न लगे, यह देखने की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इस खानदान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, और मेरे मरने के बाद भी ऐसा नहीं होगा। इस बात का मुझे यकीन है, क्योंकि मारवा खानदान की बागडोर तुम जैसे काबिल लड़के के हाथ में है। तुम एक बिजनेसमैन हो। तुम जानती हो कि कभी कभी बड़ा प्रॉफिट करने के लिए छोटे मोटे नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसे भी एक तरह की बिजनेस डील ही समझ लो। रोहित ने कचकचाकर अपनी दोनों मुठियां कस ली। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे दादी माँ का हर शब्द तीर की तरह उसके सीने में चुभ रहा था, मगर दादी माँ के आधे और उम्र का लिहाज करते हुए रोहित ने अपने आप को संभाल कर रखा था। दादी माँ की बात पूरी होते ही हंसराज ने रोहित की ओर देख कर कहा, देखो बेटा, अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मजबूरन मुझे पिताजी का यह बिल का सहारा लेकर इस कंपनी के हेड की पोजीशन अपने नाम करनी होगी। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकूँगा। एक बार कंपनी की हेड की पोजीशन मेरे हाथ में आ गई, उसके बाद अक्षय वर्मा मारवा खानदान को बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचेगा। अक्षय को सिर्फ और सिर्फ आयशा से बदला लेना है, जिसके लिए वह सिर्फ तुम्हें या तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मगर ऐसे हालातों में एक बाप होने के बावजूद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। पैसा तुम्हारे हाथ में है। आयशा को उस आदमी के पास भेजकर हमेशा हमेशा के लिए इस झगड़े का अंत कर दें, या फिर अपनी जिद पर अड़े रहकर तुम एक बाप को मजबूर करना चाहोगे कि वह अपने ही बेटे से उसके सारे पावर छीनकर खुद अपने पास रख ले। दादी माँ ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मान जाओ बेटा, यकीन मानो यह सब कुछ पावर और पोजीशन हासिल करने के लिए नहीं है। अगर आयशा को उस आदमी के पास भेजने के बाद अगर हंसराज तुमसे तुम्हारे पावर और पोजीशन हासिल करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले मैं उसे रोकूंगी, मगर इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दादी माँ की बात सुनने के बाद रोहित कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। दादी माँ और हंसराज अब जान चुके थे कि रोहित बहुत बड़े कन्फ्यूजन से गुजर रहा था। रोहित इस बात को लेकर परेशान था कि इतने सालों से अपनी सूझबूझ और मेहनत से रोहित ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज बनाया था। एक ही झटके में वह सब कुछ उसके हाथ से छीनने वाला था। हंसराज खुद एक बिजनेसमैन होने के नाते यह बात अच्छी तरह से जानता था कि रोहित भी इतनी आसानी से अपने पावर और पोजीशन को जाने नहीं दे सकता था। हंसराज आयशा से प्यार तो करते थे,
मगर वह इस वक्त आयशा को अक्षय वर्मा के हवाले करके अपने खानदान को डूबने से बचाना चाहते थे। वह जानते थे कि रोहित के पास भी इसके अलावा अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद रोहित ने हंसराज से कहा, ठीक है, फिर अगर आप दादाजी के लिखे हुए आखिरी बिल पर बरकरार रहना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मेरे नाम पर जितने भी शेयर हैं मैं आपके नाम पर करने के लिए तैयार हूँ। रोहित की बात सुनते ही दादी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी माँ ने गिड़गिड़ाते हुए रोहित से कहा, यह क्या कर रहे हो बेटा? तुमने इतनी मेहनत और लगन से इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, अब इसे इस औरत के लिए एक ही झटके में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हो। मैं और हंसराज दोनों नहीं चाहते हैं कि तुम्हें यह पावर और पोजीशन छीन ली जाए, मगर तुम इस औरत की बातों में फंसकर सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हो। मैंने तो तुम्हें बहुत ही समझदार फैसले लेते हुए देखा है, फिर अचानक आज तुम्हें क्या हो गया है? हंसराज ने भी दादी माँ की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं यह सब कुछ तुम्हें और अपने खानदान को बचाने के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो मजबूरन मुझे पिताजी के बिल का इस्तेमाल करके मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में तुम्हारी पावर और पोजीशन हथियानी पड़ेगी। रोहित ने हंसराज को आगे बोलने से रोक लिया और कहा, आपको यह सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी अपने नाम के शेयर आपके नाम पर करने के लिए तैयार हूँ। यह कहते हुए रोहित ने चिराग को अपने पास बुला लिया। रोहित ने कुछ देर पहले ही चिराग को मैसेज करके घर पर बुला लिया था। दरअसल रोहित ने बहुत पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि दादाजी और हंसराज ने मिलकर क्या प्लानिंग की थी। जब रोहित को धीरे धीरे उनकी प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया तो रोहित ने अपने हिसाब से कदम उठाना भी शुरू कर दिया था। रोहित कहीं न कहीं पहले से जानता था कि जो खानदान अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए एक छोटे से बेटे को अपने माँ और बाप से दूर कर सकते हैं, वह खानदान वक्त आने पर अपनी बहू को कुर्बान करके खानदान की खोखली इज्जत बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। रोहित ने चिराग से कहा, दादाजी ने मेरे नाम पर जो शेयर किए हैं मैं वही शेयर अपने पिताजी को वापस दे सकता हूँ, ठीक? चिराग ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। मिस्टर हंसराज मारवा के हाथ में इस वक्त जो बिल है उसमें भी यही लिखा है कि उनके नाम पर वह शेयर किए जाएंगे जो दादाजी के हिस्से में थे। रोहित पहले से चिराग को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तैयार करने को कह दिया था। डिजिटल शेयर ट्रांसफ़र का एक छोटा सा प्रोसीजर पूरा करते ही रोहित ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 5% शेयर हंसराज मारवा के नाम कर दिए। जब हंसराज ने यह सब कुछ देखा तो हंसराज ने हैरान होकर रोहित से कहा कि तुम क्या कर रहे हो? यह तो सिर्फ 5% शेयर है। जहाँ तक मुझे पता है पिताजी के पास इस कंपनी के 51% शेयर थे। इस बात का जवाब देते हुए चिराग ने कहा, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर शायद आपको पिछले 20 सालों में कंपनी के शेयर स्ट्रक्चर में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में नहीं पता। उस वक्त बड़े साहब के नाम पर 51% शेयर थे, मगर कंपनी एक्सपेंड होती गई और धीरे धीरे कंपनी ने अपना पब्लिक इशू जारी किया। कंपनी में इन्वेस्टर का पैसा आने लगा, जिसके साथ साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के शेयर भी वैल्यूएशन घटती गई और मार्केट में लोगों के पास हमारे शेयर का सर्कुलेशन बढ़ता गया। उस वक्त जो शेयर 51% थे वह आज 5% के रह गए हैं और बिल के मुताबिक जो कुछ भी रोहित सर के नाम पर है वह सब कुछ उन्होंने आपके हवाले कर दिया है। हंसराज अच्छी तरह से जानता था कि 5% शेयर अपने हाथ में लेकर वह कंपनी और मारवा खानदान की बागडोर अपने हाथ में नहीं ले सकते थे। अगर उन्हें कंपनी में रोहित की पावर और पोजीशन हासिल करनी थी तो कम से कम 50% के ऊपर शेयर उनके पास होना बहुत ज़रूरी था। हंसराज कंपनी में हुए शेयर स्ट्रक्चर के बदलाव को देखकर काफ़ी हैरान रह गए। इसके बाद अचानक ही हंसराज ने रोहित की ओर देखकर कहा, देखो वैसे तो मेरा जो कुछ भी है वह सिर्फ तुम्हारा है, मगर तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अपने ही बेटे के खिलाफ एक कानूनी मुकदमा दायर करूं।
मेरा यकीन मानना, यह सब करते हुए मुझे खुशी नहीं महसूस हो रही है, मगर मैं अपने परिवार को बचाने के लिए इस वक्त कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुमने अपनी पावर और पोजीशन आसानी से नहीं सौंपी तो मजबूरन मुझे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि 5% शेयर के साथ तुम कंपनी के हेड की कुर्सी पर कैसे बने रह रहे हो। इस बार रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि इतने सालों में मैंने आर्यन के नाम पर बाजार से अपनी कंपनी के काफ़ी शेयर इकट्ठा किए हैं। आर्यन के नाम पर इस कंपनी के 45% शेयर हैं और आर्यन इस कंपनी का सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर है। कंपनी के सबसे बड़े स्टॉक होल्डर का बाप होने के नाते जब तक 18 साल का नहीं हो जाता, इस कंपनी की बागडोर मेरे ही हाथ में रहेगी। रोहित ने धीरे धीरे बड़ी ही चालाकी से और बड़ी ही सूझबूझ दिखाते हुए पहले ही भांप लिया था कि एक दिन उसकी ज़िंदगी में शायद ऐसा भी कोई वक्त आ सकता था जब दादाजी के कंपनी शेयर्स के लिए अचानक ही मारवा खानदान का कोई मेंबर रोहित के खिलाफ खड़ा हो सकता था। रोहित की पूरी प्लानिंग समझने के बाद अचानक ही हंसराज ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम एक बहुत समझदार बिजनेसमैन हो, मगर मुझे यह नहीं पता था कि मेरा अपना बेटा इस तरह की प्लानिंग भी कर सकता है अपने ही परिवार के खिलाफ। मगर यह मत भूलना कि 50% शेयर अगर तुम भी हासिल नहीं कर पाए तो तुम भी अपनी पोजीशन पर बरकरार नहीं रह सकते। रोहित भी हंसराज मारवा की यह बात अच्छी तरह से समझता था, मगर रोहित के चेहरे पर किसी भी तरह की घबराहट या टेंशन नहीं नजर आ रही थी। अचानक ही पंकज मारवा और आयुष रोहित के पास आकर कहने लगे, यह तुम क्या कह रहे हो रोहित? तुम्हें यह सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अपनी मेहनत से इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है, यह बात हम सब जानते हैं। फिर अचानक इस तरह अपने हिस्से के 5% शेयर अपने पापा के नाम पर करके तुम कंपनी की पूरी सिस्टम को हिला रहे हो। हंसराज ने अपने भाई पंकज मारवा की ओर देखते हुए कहा, देखो, अब यह लड़ाई बाप बेटी की नहीं रही। अब यह लड़ाई इस कंपनी के असली उत्तराधिकारी के लिए बन चुकी है। चलो, मेरे हिस्से के 5% शेयर मेरे पास हैं। अब हमारी फैमिली में भी सभी लोगों के पास कुछ कुछ प्रतिशत शेयर हैं। तो मुझे बताओ, आज की मेरे खानदान में मेरा साथ देने के लिए कौन तैयार है? मारवा खानदान के लोग इस वक्त बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए थे। एक तरफ हंसराज मारवा था, जो घर का सबसे बड़ा बेटा था और दादाजी का असली उत्तराधिकारी था, और दूसरी तरफ रोहित मारवा, जिसने इतने सालों से अपनी मेहनत, सूझबूझ और लगन की वजह से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को 800 करोड़ की कंपनी से 10,000 करोड़ की कंपनी बना दिया था। मगर धीरे धीरे मारवा खानदान के सभी लोगों ने हंसराज मारवा के साथ ही रहना पसंद किया, क्योंकि सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि अगर रोहित ने अपनी मनमानी की और आयशा को अक्षय वर्मा के पास वापस नहीं भेजा तो हो सकता है कि अक्षय वर्मा कुछ ही दिनों में पूरे मारवा खानदान को बर्बाद कर दे। मारवा खानदान के सभी लोगों को ऐशो आराम की ज़िंदगी में रहने की आदत पड़ चुकी थी। अपने ऐशो आराम को वह चिंता हुआ नहीं देख सकते थे, चाहे उसके लिए उनके अपने खानदान की सबसे बड़ी बहू की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। धीरे धीरे हंसराज मारवा के सपोर्टर्स में 25 से 30% शेयर होल्डर्स आ गए। हंसराज मारवा ने खुद भी अमेरिका में काफ़ी पैसे कमाए थे। धीरे धीरे हंसराज बाजार से भी कंपनी के शेयर दोगुने दाम में उठाने लगे। तभी अचानक दादी माँ ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रोहित से कहा, यह मत भूलना रोहित कि तुम्हारे दादाजी मेरे नाम पर भी 7% शेयर छोड़कर गए हैं। वक्त आने पर अपने अधिकारों का किस तरह से मुझे इस्तेमाल करना है, यह भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर इस लड़ाई में मैं तुम्हारा नहीं और अपने बेटे का साथ दूँ तो यह मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं आज भी सबके सामने यह कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं अपने खुद के बेटे से ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। बस मुझे मजबूर मत करना ऐसा कोई कदम उठाने के लिए जिसकी वजह से तुम्हें अपनी ही दादी से नफरत हो जाए। दादी माँ की मन स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। वह एक बहुत बड़ी इमोशनल टर्बुलेंस सी गुजर रही थी। लीला ने दादी माँ की हालत बिगड़ते हुए देख ली थी, इसलिए दादी माँ को सहारा देते हुए लीला दादी माँ को अपने कमरे में ले गई। धीरे धीरे सभी लोग होने वाली जंग की तैयारी करने के लिए अपने अपने काम में बिजी हो गए।
तभी चिराग मेहता ने रोहित के पास आकर कहा, सर अब हम क्या करेंगे? बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। चिराग को चुप रहने का इशारा करते हुए रोहित ने बंगले की स्टेयरकेस पर बैठी आयशा मारवा की ओर देखा। आयशा अंदर से टूट चुकी थी। वह अपने आप को अपने बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी थी। आयशा जानती थी कि उसकी पिछली जिंदगी की वजह से रोहित का भविष्य खतरे में पड़ गया था। आयशा मन ही मन अपने आप को पूछती रही। 20 साल तक अकेले तप करने के बावजूद आयशा ने आज अपने ही हाथों से अपने बेटे को कुएं में धकेला था। जिस बेटे की रक्षा करने के लिए आयशा ने अपनी ममता का गला घोंट दिया था, आज उसी ममता की वजह से रोहित पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी। आयशा को यह सोच सोचकर मन ही मन काफ़ी परेशान हो रही थी। आयशा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में सांसें तो चल रही थी, मगर पूरा शरीर सून पड़ चुका था। चिराग खुद भी काफ़ी परेशान था। वह नहीं जानता था कि रोहित इतनी बड़ी मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा। चिराग रोहित का वफादार रहा था और अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर चिराग भी काफ़ी टेंशन महसूस कर रहा था। मगर इन सब के बीच रोहित हमेशा की तरह काफ़ी शांत नजर आ रहा था। रोहित के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मन ही मन रोहित ने आगे की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। रोहित को ना तो किसी भी बात का डर था और ना ही रोहित के चेहरे पर किसी तरह की फिक्र नजर आ रही थी। रोहित ने चिराग मेहता से कहा, एक काम करो, मेरे पर्सनल फ़ोन से बाजार से शेयर बाय बैक करने की कोशिश करो। रोहित की बात सुनते ही चिराग ने कहा, मगर बॉस यह बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी कंपनी के शेयर के दाम आसमान छू चुके हैं और इस वक्त आपके पर्सनल फंड में जितना भी कैश है उसके ज़रिए हम ज़्यादा शेयर नहीं खरीद पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चलो हम किसी भी तरह कैश फ्लो अरेंज कर भी लेते हैं, तब भी इस वक्त बाज़ार में बेचने के लिए इन्वेस्टर भी मौजूद होने चाहिए। रोहित ने चिराग से कहा, फिक्र मत करो तुम, बाज़ार में यह खबर फैला दो कि हम प्रीमियम देकर भी शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर लोगों को प्रॉफिट नज़र आएगा तो ज़रूर वह हमारे शेयर बेचने के लिए राज़ी हो जाएंगे। तभी अचानक रोहित के मोबाइल पर एक मैसेज आया। रोहित ने देखा कि काफ़ी लंबे समय बाद इंपीरियल ग्रुप पर किसी ने मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था, मैं मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर दोगुने दाम पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। इंपीरियल ग्रुप में रोहित मारवा किंग के नाम से जाना जाता था। किंग न सिर्फ ग्रुप का लीडर था, बल्कि किंग के इशारे पर ही यह इंपीरियल ग्रुप चला करता था। इंपीरियल ग्रुप एक काफ़ी सीक्रेट ग्रुप था। इस ग्रुप के मेंबर भी खुद भी एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते थे, मगर यह 12 लोग थे जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करना जानते थे। इंपीरियल ग्रुप पर अभी अभी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने की बात जिसने कही थी, उसका आईडी नेम स्नैक था। इसके अलावा बाकी सारी लोगों के नाम जानवरों पर रखे गए थे। यह गुमनाम आईडी एक दूसरे की असली पहचान छुपाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अगर वाकई में अक्षय वर्मा इतना खतरनाक आदमी था तो ज़रूर वह इंपीरियल ग्रुप का मेंबर होगा। भले ही रोहित उस ग्रुप का लीडर था, मगर वह खुद भी नहीं जानता था कि बाकी के लोग कौन थे और उनकी असली पहचान क्या थी। और इस ग्रुप की इसी ऑनेस्टी की वजह से ग्रुप के सारे लोग अपनी पहचान छुपाकर ग्रुप को चलाने में कामयाब हुए थे। जब स्नैक ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने की बात ग्रुप पर रखी, तब रोहित समझ चुका था कि हो ना हो यह स्नैक ही अक्षय वर्मा यानी कि परम था। चिराग भी इंपीरियल ग्रुप के बारे में सब कुछ जानता था। जब रोहित के मोबाइल पर चिराग ने स्नैक का मैसेज पढ़ा तो चिराग ने रोहित को कुछ बताने की कोशिश की, मगर रोहित ने उंगली के इशारे से चिराग को बोलने से रोक लिया। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने इंपीरियल ग्रुप पर एक मैसेज टाइप करते हुए लिखा, मेरे पास मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर मौजूद हैं। इस बात में कोई शक नहीं था कि रोहित यानी कि किंग दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक था। हर कंट्री के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में किंग ने जरूर इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी। किंग का मैसेज ग्रुप पर पढ़ते ही स्नैक ने रिप्लाई करते हुए लिखा, आई विल लाइक टू बाय द शेयर, व्हाट इज द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर। रोहित यह सवाल पढ़कर कुछ देर मन ही मन सोचने लगा। रोहित
के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर चिराग समझ चुका था कि रोहित के मन में एक गहरी प्लानिंग चल रही थी। चिराग को ये एहसास हो चुका था कि बहुत जल्द रोहित अक्षय वर्मा उर्फ स्नैक को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा, मगर चिराग यह नहीं समझ पा रहा था कि इस वक्त रोहित के मन में क्या प्लानिंग चल रही थी। चिराग को इस बात का एहसास जरूर हो गया था कि रोहित अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बड़े ही ऊंचे दामों में कुछ शेयर स्नैक को बेचकर फिर उन्हीं पैसों से अपने कॉन्टैक्ट लगाकर अपने लोगों से दोगुने दाम पर शेयर खरीद लेगा। चिराग समझ गया था कि रोहित सांप के जहर से सांप को मारना चाहता था। इससे पहले कि रोहित ग्रुप पर कोई और मैसेज रख पाता, अचानक ही रोहित ने देखा कि इंपीरियल ग्रुप पर कैट नाम की आईडी से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, P1 आई वांट टू बाय दोज शेयर। रोहित ने ये मैसेज देखकर चौंक गया। रोहित को लगा था कि स्नैक नाम की आईडी से जिस व्यक्ति ने मैसेज किया था वही अक्षय वर्मा था, मगर अभी अभी कैट ने भी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर की फरमाइश की थी। रोहित के चेहरे पर कन्फ्यूजन नजर आने लगा। रोहित ने कैट के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक स्नैक नाम की आईडी से फिर से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मिस्टर किंग, मैं जानता हूं कि आपको पैसों की कोई लालच नहीं है। आप इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक हैं, मगर फिर भी मैं छोटा सा प्रपोजल रखना चाहता हूं कि आपको इस ग्रुप पर उस कंपनी के शेयर की जो भी कीमत मिले, मैं उससे 20% ज़्यादा देने के लिए तैयार हूं। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह इस बात का क्या जवाब देता। तभी अचानक ईगल नाम की आईडी से भी एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मैं भी आपके मुंह मांगे दाम पर मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं। रोहित एक बात तो अच्छी तरह से जानता था कि कैट नाम की ईमेल आईडी से जिसने भी मैसेज किया था वह अक्षय वर्मा नहीं था, क्योंकि कैट को खुद रोहित ने कुछ सालों पहले ग्रुप ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया था। इसी कैट की वजह से कुछ सालों पहले एक ही दिन के अंदर 7.5 हजार करोड़ की उलट-पलट शेयर बाजार में देखी गई थी। इन 7.5 हजार करोड़ में से कैट ने कम से कम 300 करोड़ का मुनाफा कमा लिया था एक ही दिन में। अपनी सूझबूझ से जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा मुनाफा किया था, रोहित खुद उसकी टैलेंट का दीवाना हो गया था और इसीलिए रोहित ने कैट को इंपीरियल ग्रुप ज्वाइन करने का न्योता भी भेजा था। मगर उस दिन के बाद कैट ने कभी शेयर बाजार में कोई हरकत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे कैट को जितने पैसे की ज़रूरत थी उतने पैसे उसे मिल गए थे और अब उसे ज़्यादा लालच नहीं थी। इसलिए कैट के प्रति रोहित के दिल में इज्जत और बढ़ गई थी। आज अचानक इतने सालों बाद कैट ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने की बात कही थी। इसका मतलब साफ था कि जरूर घर के बाहर भी कोई ऐसा था जो रोहित की प्लानिंग के बारे में जान चुका था, मगर इस वक्त रोहित कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था। इसलिए रोहित ने उस ग्रुप पर जवाब देना बंद कर दिया। रोहित एक बात नहीं जानता था कि जिस कैट का वह दीवाना था, जिस कैट के बिजनेस सेंस का रोहित पागल था, वह कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर डॉक्टर और रोहित की होने वाली बीवी अनिका थी। अनिका ने सिर्फ और सिर्फ रिया का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी सूझबूझ से एक दिन शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए जरिया तहलका मचा दिया था। अनिका को उस दिन जो प्रॉफिट हुआ था वह प्रॉफिट रिया के नाम पर करके अनिका पूरी तरह से सिक्योर हो गई थी। इसलिए दोबारा कभी अनिका को शेयर बाजार में दिलचस्पी नहीं हुई थी। अनिका चाहती थी कि उसके फ्री टाइम में वह जी भर कर आराम करे और अपनी नींद पूरी करे। अनिका अपनी नींद खराब करके रुपये पैसे नहीं कमाना चाहती थी। वहाँ गुलेरिया हाउस में आकाश और करण गुलेरिया घर में ही बनी हुई एक ऑफिस में बैठकर काफ़ी गहरा डिस्कशन कर रहे थे। अपने फ़ोन को टेबल पर रखते हुए आकाश ने करण गुलेरिया से कहा, पता नहीं अचानक इस ग्रुप पर इतने लोग मारवा इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं। दरअसल इंपीरियल ग्रुप पर ईगल नाम से आईडी के नाम से आकाश गुलेरिया ऑपरेट करता था। आकाश गुलेरिया को इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप करण गुलेरिया से विरासत में मिली थी। सालों पहले करण को इस ग्रुप का मेंबर बनाया गया था। करण ने कंपनी की बातों के साथ साथ इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप भी आकाश को ट्रांसफ़र कर दी थी। करण ने बहुत पहले ही आकाश से कह रखा था कि यह ग्रुप कितना पावरफुल था और इससे जुड़े लोग दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर कर सकते थे। हालांकि करण ने आकाश को यह भी इंस्ट्रक्शन दी थी
कि इस ग्रुप से जुड़े लोग काफ़ी पावरफुल हैं और आकाश को कभी भी इस ग्रुप से जुड़े लोगों से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेनी थी। अचानक ही किंग ने ग्रुप पर जवाब देना बंद कर दिया था। आकाश ने करण की ओर देखकर कहा, आपको क्या लगता है डैड, क्या रोहित मारवा भी इस ग्रुप का मेंबर हो सकता है? करण ने कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहा, मुझे नहीं लगता कि रोहित इस ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि इस ग्रुप में एक अनरिटर्न रूल है कि एक देश से सिर्फ एक ही व्यक्ति इस ग्रुप का मेंबर हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ तो इस देश का दूसरा कोई नागरिक ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकता। आकाश को करण की यह बात पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं लग रही थी, मगर आकाश जो सालों से इस ग्रुप की मेंबरशिप हैंडल कर रहा था, उसे इतना ज़रूर पता था कि इस ग्रुप के बारे में करण आकाश से कई ज़्यादा बेहतर जानते थे। करण ने आकाश से कहा, देखो, किसी भी तरह से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद कर हमें रोहित की मदद करनी है। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि अचानक करण ने रोहित की तरफ अपना रवैया बदल क्यों दिया था। करण की आंखों में आकाश वह सवाल पढ़ चुके थे। करण ने आकाश से कहा, देखो, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि रोहित को हम इस मुश्किल से बाहर निकालें, क्योंकि अगर अनिका और रोहित शादी करते हैं तो मैं नहीं चाहता कि अनिका को उस घर में जाने के बाद किसी भी तरह की तकलीफ का सामना करना पड़े। अगर इस जंग में रोहित की हार होती है तो यह हार अनिका की भी होगी और मैं अपनी बेटी को हारता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस जंग में रोहित की मदद करनी है। अनिका अपने बेडरूम से लैपटॉप के सामने मारवा इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ देर बाद जब किंग ने जवाब देना बंद कर दिया तो धीरे धीरे अनिका की आंखें भारी हो गई और वहीं लैपटॉप के सामने अनिका गहरी नींद में सो गई। जब अनिका की आंखें खुली तब 3 दिन बीत चुके थे। अनिका सोने से पहले कई घंटे तक लगातार काम कर रही थी। अनिका का शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था और इसलिए जब अनिका की आंख लगी तो ठीक 3 दिन बाद अनिका की नींद पूरी होने के बाद ही उसको होश आया। उसके लिए काफ़ी आम बात थी। डिलीवरी के बाद अनिका के शरीर में एक ऐसी कमजोरी ने जन्म लिया था जिसकी वजह से आम लोगों के मुकाबले अनिका के शरीर को ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती थी। अनिका की इस नींद को बेहोशी का भी नाम दिया जा सकता था, मगर अनिका का शरीर अब इस बेहोशी का आदी हो चुका था। अनिका की नींद खुलते ही उसे तेज भूख महसूस हुई। अनिका भूल चुकी थी कि सोने से पहले अनिका क्या काम कर रही थी। जब अनिका अपने बेडरूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल की ओर जाने लगी तब अनिका ने देखा कि नीचे सीटिंग एरिया में रोहित, करण के साथ साथ किशन मामा और अंजलि मामी भी मौजूद थे। वह सभी लोग बस एक के बाद एक रोहित को तरह तरह की सलाह दे रहे थे कि किस तरह से रोहित अपने सर पर आई इस मुसीबत से बाहर निकल सके। अंजलि मामी और किशन मामा के लिए रोहित भले ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मगर रोहित का बचपन उनकी आंखों के सामने गुजरा था। कहीं न कहीं किशन मामा और अंजलि मामी की बातों से अनिका को यह भी महसूस हो रहा था कि किशन मामा और अंजलि मामी को कहीं न कहीं रोहित के फ्यूचर से अनिका का फ्यूचर भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अंजलि मामी और किशन मामा उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे और इसीलिए रोहित की मुश्किल घड़ी में रोहित का साथ देना उन्हें अपना फर्ज लगता था। किशन मामा ने रोहित और करण से कहा, देखिए, आप लोगों के मुकाबले मैं तो काफ़ी छोटा बिजनेसमैन हूँ, मगर मेरी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप लोग हिचकिचाइएगा नहीं। मेरे पास जो कुछ भी है मैं बस दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। किशन मामा को शांत करते हुए करण ने कहा, देखिए, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, मगर यह मत भूलिए कि मैं अनिका का बाप हूँ। अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वह मैं करूँगा। करण की बात सुनते ही किशन मामा ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में करण से पूछा, देखिए मिस्टर गुलेरिया, मैंने तो सुना है कि आप इंपीरियल ग्रुप के मेंबर हैं, तो आप ज़रूर किंग को पहचानते होंगे। क्या ऐसी घड़ी में उनकी कोई मदद की उम्मीद की जा सकती है? करण किशन मामा की यह बात सुनकर हैरान हो गए। आज तक करण को ऐसा ही लग रहा था जैसे इंपीरियल ग्रुप इस दुनिया का सबसे सीक्रेट ग्रुप था, मगर वह नहीं जानते थे कि इस ग्रुप के बारे में भी बाहर लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा था। करण ये भी जानते थे कि किशन एक काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड बिजनेसमैन थे,
इसलिए शायद पिछले दिनों में अनिका के आने से पहले किशन मामा ठीक से अपनी कंपनी को संभाल नहीं पा रहे थे। उनके नरम स्वभाव की वजह से बिजनेस की दुनिया में उन्हें लोग कभी कभी एक नाकामयाब बिजनेसमैन भी कहते थे, मगर करण अच्छी तरह से जानते थे कि किशन दिल के काफ़ी साफ हैं। जो बात उनके दिल में चल रही थी वह उन्होंने बिना डरे साफ साफ करण से पूछ ली थी।